हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी सब्जेक्ट का एक टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण का ये छठा वीडियो है। इससे पहले हम माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट को पढ़ चुके हैं। मैक्रो एलिमेंट के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फेट और मैग्नीशियम को पढ़ा है, जबकि माइक्रो एलिमेंट्स के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था जिंक, मैग्नीज और कॉपर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बोरॉन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, उसमें आपने ये पढ़ा था कि वर्तिकाग्र पर जैसे ही कोई परागकण पहुंचता है, उसके बाद में उसमें अंकुरण होता है, तो इस अंकुरण क्रिया को प्रेरित करने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है, उसे बोरॉन कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब बोरॉन पादपों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। इसके अतिरिक्त भी बोरॉन के कई कार्य होते हैं। तो हम अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं कि बोरॉन का अवशोषण कैसे होगा, इसका फंक्शन कैसे क्या होगा, न्यूनता से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। मिनरल न्यूट्रिशन के पिछले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोज़ को आप देखें और अपने टॉपिक को समझें। तो प्रारंभ करते हैं अपना आज का टॉपिक। एलिमेंट है आज का, आपने बोरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। बोरॉन जिसका सिंबल कैपिटल बी है, इस बी से इसको लिखा जाता है। पादपों को ये मृदा से विभिन्न प्रकार के आयंस या लवण के रूप में प्राप्त होता है। मृदा में बोरॉन का सोर्स विभिन्न प्रकार की चट्टानें, जिनके विघटन से लगातार बोरॉन बोरेट के रूप में मृदा के अंदर मिलता रहता है, अथवा मैराइन सेडिमेशन या समुद्री अवसाद से बोरॉन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। पादपों में बोरॉन का अवशोषण बोरेट आयन के रूप में, किस रूप में होगा? बोरेट। बोरॉन कई रूप में पाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अवशोषण इसका बोरेट के रूप में होगा। बोरॉन का पादपों के लिए क्या महत्व है, तो वो इसके कार्य के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन है वो इसका कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण है। पादपों में संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट, जो कि मेसोफिल सेल्स के अंतर्गत संश्लेषित होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, वहाँ से वो पादप के विभिन्न भागों की ओर स्थानांतरित होता है और फिर श्वसन क्रिया प्रयुक्त हो जाता है, या फिर संचित खाद्य पदार्थ के रूप में या संग्रहकारी भाग के अंतर्गत जाकर के वो संग्रहित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने में कई तत्व भाग लेते हैं, उसमें से भी बोरॉन एक है। दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका है पोटेशियम आयन का नियमन। पोटेशियम आयन का नियमन, रेगुलेशन और उसका उपभोग कितना होगा निर्धारित करता है बोरॉन। पोटेशियम आयन संतुलन के साथ साथ रंध्रीय गति को नियमित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो पोटेशियम का नियमन बोरॉन के द्वारा होता है, उस स्थिति में रंध्रीय गति भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में बोरॉन पाया जाता है, और जैसे ही कोई परागकण इस वर्तिकाग्र पर आकर के स्थित हो जाता है, तब एक एंजाइमेटिक क्रिया होती है। उस एंजाइमेटिक क्रिया के फलस्वरूप
परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करता है। इस क्रिया को नाम देते हैं पराग स्त्रीकेशन पारस्परिक क्रिया। तो पोलन पिस्टल इंटररिएक्शंस के लिए बोरॉन अति आवश्यक होता है। तीसरा जो फंक्शन है वो मृदा में कैल्शियम की घुलनशीलता को बनाए रखता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम का अवशोषण आसानी से होता है। पादप में होने वाली विभिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाओं के मध्य संतुलन बनाने का कार्य बोरॉन के द्वारा किया जाता है। और इसका एक और फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ये है कि पादपों में होने वाली कई प्रकार की एंजाइम क्रिया, कई प्रकार की क्रिया होती है और क्रियाओं के फलस्वरूप प्रोडक्ट्स बनते हैं और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो यूजफुल होते हैं, कुछ होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। जो हार्मफुल प्रोडक्ट उत्पन्न करने वाली एंजाइम क्रियाओं को रोकने का कार्य भी बोरॉन के द्वारा संपन्न होता है। तो कुल 5 कार्य ऐसे हैं, मुख्य कार्य, जो बोरॉन के द्वारा पादपों में संपन्न होते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन सा हुआ? कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण के साथ में परागकणों के लिए बोरॉन की अति आवश्यकता होती है। यदि पादप में बोरॉन की कमी हो जाती है, उस स्थिति में परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण नहीं होगा तो मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण नहीं होता, मेल गैमेट्स नहीं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेंगे, फल नहीं बनेंगे। तो कई प्रकार के ऐसी लक्षण उत्पन्न होंगे। जब बीज का निर्माण नहीं होगा, उस स्थिति में प्लांट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता। फंक्शन के बाद में हम देखते हैं इसके डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं, न्यूनता के लक्षण उत्पन्न क्या होते हैं जब मृदा में बोरॉन की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला भाग, एपिकल मेरिस्टेम के निष्क्रिय होने के फलस्वरूप बोरॉन की कमी के कारण ये काला पड़ जाता है, निष्क्रिय हो गया और कैसा पड़ गया? काला। जब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है? पादप भाग का शीर्षक भाग, जो वृद्धिशील भाग है वो शीर्षक भाग क्या कहलाता है? मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। और इसकी ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम में विभाजन क्रिया के द्वारा होती है, ग्रोथ इसी के द्वारा होती है। जब ये पार्ट ही निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो प्लांट की ग्रोथ होना संभव नहीं है। जब ग्रोथ नहीं होगी, फलस्वरूप प्लांट बौना रह जाता है और उसकी वृद्धि होती है वो पूर्ण रूप से अवरोधित हो जाती है। दूसरा लक्षण जो न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है पर्ण केंद्र होते हैं। सामान्यतः पर्ण में झुलसाना रोग हो जाता है। झुलसाना मतलब पत्तियाँ झुलस जाती है, जैसे ऐसा लगता है कि गर्मी के कारण या फिर ठंडा हवा के कारण पत्तियों के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है उसको झुलसना कहते हैं। झुलसना हो सकता है या फिर पर्ण की सतह पर पिंपलिंग हो जाती है, दानेदार संरचना विकसित हो जाती है, मध्य शिराएं विभाजित हो जाती है। एक सामान्य पर्ण इस प्रकार की है। ये पर्णफलक कई अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं जो जाति विशेष होते हैं। इसके मध्य भाग के अंदर मध्य शिरा पाई जाती है और मध्य शिराओं से कई सारी शिराएं, पार्श्वीय शिराएं विकसित होती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाई जाने वाली मध्य शिरा केवल एक होती है। वो आधारी भाग से मोटी होती है और शीर्ष भाग की ओर जाते जाते वो पतली होती जाती है, विभाजित नहीं होती। लेकिन बोरॉन की कमी के कारण ये मध्य शिरा विभाजित होती हुई दिखाई देती है। यदि किन्हीं पादपों में सामान्य मध्य शिरा उपस्थित है और कुछ पर्ण के अंतर्गत या कुछ समय के बाद में उसमें विभाजित शिराएं विकसित होना, मध्य शिरा विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, तो हम मान सकते हैं कि वो बोरॉन की न्यूनता के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। बोरॉन की कमी के कारण पर्ण की वृद्धि कम हो जाती है, हर्षित हो जाती है, या फिर इसमें ऐंठन उत्पन्न होती है या वो प्यालाकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार की ये असामान्य संरचना इसकी विकृति कहलाती है। तो बोरॉन की कमी के कारण विकृति होती है, वो कैसे होती है? ऐंठन प्रकार की होती है या फिर प्यालाकार संरचना होती है। सीमांतीय पर्ण के अंतर्गत इसका कुछ विशेष लक्षण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक तो होता है नेक्रोसिस, उत्तकों का विघटन होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और दूसरा पत्तियां एक निश्चित समय के बाद में ही झड़ती है। लेकिन बोरॉन की कमी के कारण सीमांतीय पर्ण असमय झड़ना प्रारंभ हो जाती है।
असमय, वो निश्चित काल नहीं होता। पतझड़ मौसम के अंदर पर्ण पादप भाग से पृथक हो जाती है, झड़ती है, लेकिन बोरॉन की कमी के कारण सीमांतीय पर्ण मुख्य रूप से असमय झड़ना प्रारंभ हो जाती है। इसके अतिरिक्त बोरॉन की कमी के कारण फ्लावर लगते ही नहीं है, पहली बात, और यदि लगते हैं तो बहुत कम लगते हैं, और वो भी फ्लावर कैसे हुए, बंदीय प्रवृत्ति, अर्थात उसमें जनन की क्रिया संभव नहीं हो सकती। यदि बंदीय प्रवृत्ति के कुछ फ्लावर नहीं और उसमें निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद में अंडाशय फल में परिवर्तित होंगे, तो फल कैसे होंगे, बदसूरत होंगे, अथवा फल निर्माण की क्रिया के बाद में पौधे में बोरॉन की कमी होती है, उस कंडीशन में बनने वाले फल भी कैसे होते हैं, मेल फॉर्मेशन युक्त होते हैं। और जब फ्लावरिंग के समय बोरॉन की कमी हो जाती है तो वो फ्लावर बनेंगे नहीं, पुष्पक कलिका विकसित हो गई है तो फ्लावर कम बनेंगे, जब फ्लावर बन जाता है और बोरॉन की कमी है तो मतलब बंदी होगी। कई स्टेप पर बोरॉन की न्यूनता के लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पादपों के अंतर्गत डाईबैक रोग होता है। डाईबैक का मतलब क्या होगा, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम खत्म हो रहा है तो पादप की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, शीर्षारंभी क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम डाईबैक, शीर्ष भाग का विघटित होना। पादपों में तलाशाखन होना प्रारंभ हो जाता है। तलाशाखन भी कैसा होगा, असामान्य प्रकार का। तलाशाखन या ट्रेलिंग से संबंधित आपको ये टॉपिक वर्ड समझ में आ गया होगा। ट्रेलिंग का मतलब होता है पार्श्वीय भाग, जो आधारीय भाग से इसमें बहुत सारी शाखाएं विकसित हो, इसको नाम देते हैं तलाशाखन। तलाशाखन, तल के अंतर्गत शाखन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फलस्वरूप पौधा है वो झाड़ीनुमा संरचना के रूप में फैल जाता है पूरा। लेकिन ये एक निश्चित अंतराल से और नियमित रूप से हो जाता है तो होता लाभदायक, लेकिन अनियमित रूप से होना प्रारंभ हो जाता है, उस स्थिति में पादप की उत्पादकता पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। बोरॉन की कमी के कारण पादपों में विकसित होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग पादपों में बोरॉन की कमी का अलग अलग भाग प्रभावित होता है, जैसे जड़ प्रभावित होती है, पर्ण होती है, या फिर फल प्रभावित होता है। तो मोस्टली बोरॉन की कमी के कारण रिप्रोडक्शन की क्रिया प्रभावित होने के कारण फल सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें कुछ रोगों के बारे में हम डिस्कस करें। पहला है टॉप सिकनेस डिजीज ऑफ टोबैको, या हिंदी में इसको कहेंगे तंबाकू का शिखर अस्वस्थता रोग। नाम से स्पष्ट है, टॉप सिकनेस है, शिखर अस्वस्थता, शीर्ष भाग प्रभावित होने के कारण ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसमें सामान्य लक्षण क्या विकसित होगा, सीमांत पर्ण जितनी भी पाई जाती है वो आधार की ओर धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है, जबकि शीर्ष भाग पर सीमांतीय पर्ण लगातार समान रूप से बनी रहती है। सीमांत पर्ण का तात्पर्य क्या है, तो पादप के केंद्रीय भाग से हम धीरे धीरे परिधि की ओर बढ़ते तो परिधि की ओर पाई जाने वाली सभी पर्णकों का नाम देते हैं सीमांतीय पर्ण। इसके अतिरिक्त बोरॉन की कमी के कारण पार्श्व कलिका जितनी विकसित होती है वो मरना प्रारंभ होती है, फलस्वरूप आउट ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त पुराने पर्ण, जिसको प्रौढ़ पर्ण कहते हैं, वो सामान्यतः मोटे हो जाते हैं। तो बोरॉन की कमी के कारण सबसे बड़ा लक्षण आ जाता है पादपों में पर्ण का मोटा होना और भंगुर प्रवृत्ति हो जाता है, जबकि ऊपरी सतह पर उपस्थित या ऊपरी पर्ण वो धीरे धीरे नीचे की ओर झुक जाती है। अब नीचे की ओर झुकने से पादप की वृद्धि पर या उपपस्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रत्येक पर्ण शाखाओं पर एक निश्चित एंगल से लगी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री से लगी होती है, या अधिक कोण से लगी होती है, या फिर न्यून कोण से लगी हुई होती है। तो एक निश्चित कोण के साथ में लगी होती है, और ये एंगल डाइवर्जन इन पादपों में पर्ण पर अधिक से अधिक प्रकाश को आपतित करने के लिए आवश्यक होता है, या फिर अधिक प्रकाश आपतित होता है तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। फलस्वरूप पादप को अधिकतम प्रकाश संश्लेषण के लिए अवेलेबल होता है। यदि एंगल डाइवर्जन चेंज हो जाता है, जैसे नीचे की ओर झुक गई, होनी कैसे चाहिए थी, ऊपर की ओर होनी चाहिए थी ताकि उसकी ऊपरी सतह पर अधिक से अधिक प्रकाश आपतित हो, लेकिन हुआ कैसे, नीचे की ओर चला गया। फलस्वरूप गिरने वाला प्रकाश, आपतित होने वाला प्रकाश क्रांति कोण पर या क्रांति कोण से अधिक आपतित होता है, तो उस स्थिति में उसका परावर्तन हो जाता है। तो अवशोषण नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाता है।
तो ये एक तंबाकू के अंदर रोग था जिसका नाम था शिखर अस्वस्थता रोग। इसके अंदर मुख्य रूप से ये लक्षण विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। पर्ण मोटे हो गए, भंगुर हो गए। और तंबाकू का मुख्य उत्पाद क्या है? तंबाकू की पर्ण, उसी का तो उसकी किण्वन क्रिया या फिर उसकी प्रोसेसिंग के द्वारा उसी को उपयोग में लिया जाता है। तो जब पर्ण ही अनुपयोगी हो गई तो सीधी सी बात है कि उसकी उत्पादकता पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। दूसरा जो रोग विकसित होता है बोरॉन की कमी के कारण, वो है फूल गोभी में, काउलीफ्लावर में। कौन सा रोग है? ब्राउनिंग डिजीज ऑफ काउलीफ्लावर। फलीय भाग पर अथवा फूल गोभी का मुख्य जो उपयोगी भाग होता है वो उसका पुष्पक्रम है, उसका ही भूरापन होना प्रारंभ हो जाता है। इस बोरॉन की कमी के कारण फूल गोभी के अंतर्गत सबसे पहले पर्ण प्रभावित होती है और पर्ण के मध्य सिरा, और दूसरा कौन सा? पेटियोल। इन दो क्षेत्रों पर फफोले जैसी संरचना विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। पर्ण अगर मोटले हो जाते हैं, विकासशील क्षेत्र जितना भी होता है उस पर हमें ऐसा लगता है कि जल से भीगा हुआ, जैसे कागज पर पानी की बूंद लगा जाते हैं तो वो एक भीगा हुआ क्षेत्र बनता है, हवामंडल बनता है, अथवा कपड़े पर जल बूंद लगती है तो भीगे हुए क्षेत्र, उस क्षेत्र जैसा दिखना प्रारंभ होता है उसका नाम रहता है जेल से भीगे हुए क्षेत्र का निर्माण। और ये क्षेत्र धीरे धीरे कठोर हो जाता, कड़ा हो जाता है या और काले अथवा ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है। सामान्यतः ब्राउन कलर में होता है, इसलिए इसको ब्राउनिंग डिजीज ऑफ काउलीफ्लावर कहते हैं। तीसरा रोग है कैंकर एंड इंटरनल ब्लैक स्पॉट ऑफ गार्डन पी। उद्यानिक मटर में नियमित होने वाला कैंसर और आंतरिक काला धब्बा रोग। इस रोग में प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? जड़। जड़ के केंद्रीय भाग में, जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं उसका केंद्रीय भाग, जड़ के केंद्रीय भाग या फिर संपूर्ण जड़, जड़ीय क्षेत्र अनियमित आकार में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, पहली कंडीशन। और दूसरा उसके आंतरिक क्षेत्र में काला रंग, क्योंकि ब्लैक स्पॉट ही था तो काला और उत्तक्षय बड़े से क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको पुंज कहते हैं। और इसी क्षेत्र युक्त का निर्माण होने के कारण उसकी अवशोषण की क्रिया, उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है। उत्तक्षय होने के कारण, जिसको नेक्रोसिस भी कहते हैं, जब ग्रोथ ही नहीं, उत्तक ही नहीं है तो ग्रोथ किस बात की होगी? जिसके फलस्वरूप जड़ अनियमित आकार में परिवर्तित हो जाती है और इसके अवशोषण की क्रिया पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। इसके फलस्वरूप रूट का जो फंक्शन होता है वो समाप्त हो जाता है। रूट के अभाव में प्लांट नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। चौथा जो डिजीज हमने सेलेक्ट की है वो है हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, नींबू का कठोर फल रोग। कठोर फल, नींबू जिसका उपयोगी भाग फल है, उस फल को हम हेस्पेरिडियम देते हैं। इस हेस्पेरिडियम प्रकार के फल का बाह्य आवरण होता है, जो बाह्य फल आवरण होता है वो चर्मी प्रकार की, लेदरी प्रकार की होती है। अंतःफल भित्ति पतली झिल्लीनुमा, मध्य फल भित्ति पतली झिल्लीनुमा संरचना के रूप में बाह्य फल भित्ति से जुड़ी होती है, जबकि अंतःफल भित्ति छोटे छोटे पाउच में परिवर्तित होकर के फैल जाती है, थैलियों का निर्माण करती है, उसी के अंतर्गत रस भरा हुआ होता है। तो ये एक फल की स्ट्रक्चर है। अब वो बोरोन की कमी के कारण हुआ क्या? हार्ड फ्रूट, उसका बाह्य आवरण फल भित्ति है वो कठोर हो गई। कठोर होने के कारण फल की उत्पादकता, उसकी संरचना पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। नींबू के अंतर्गत बोरॉन की कमी के कारण फ्लावर कम आएंगे। हार्ड फ्रूट का निर्माण होने का फल कुरूप हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त बाह्य फल भित्ति कठोर होने के कारण फल के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर गोंद अनियमित रूप से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप फल खाने योग्य नहीं रहता, उपयोग में लाने योग्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त बोरॉन की कमी के कारण सिट्रस में डाईबैक रोग होना प्रारंभ हो जाता है। अभी बोरॉन डाईबैक का मतलब क्या हुआ? शीर्ष रग्बी, शीर्ष क्षेत्र का विघटित होना। तो ये चार सामान्य प्रकार के कॉमन डिजीज हैं जो कि बोरॉन की कमी के कारण पादपों में विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त चुकंदर भी इससे प्रभावित होता है। रोग पड़ने के बारे में बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जब मृदा में बोरॉन की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसके कई कारण हो सकते हैं
और कमी होने से हुआ क्या, फसली पादप पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे गार्डनिंग पी मटर प्रभावित हो रहा है तो मटर के फलों का निर्माण नहीं होता। नींबू जिसकी हम खेती करते हैं, नींबू ही विकसित नहीं होते हैं तो हमारी आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। तंबाकू और फूल गोभी प्रभावित होती है। तो जिस उद्देश्य से हम इन पादपों की खेती कर रहे थे वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता। इस स्थिति में मृदा में बोरॉन की कमी होने पर इसका उपचार किया जाना चाहिए। मृदा में बोरॉन की कमी के सुधार किए जाने चाहिए। सुधार करने के लिए क्या करें कि पहले सॉइल सैंपल को टेस्ट करवाएं, फिर पता लगाएं कि इसके अंदर बोरॉन की कमी है अथवा नहीं। और यदि बोरॉन की कमी होती है उस स्थिति में उस क्षेत्र में या उस मृदा में चूने का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या करता है, ये और बोरॉन की कमी कर देता है या बोरॉन के अवशोषण को कम कर देता है। यदि मृदा में बोरॉन की कमी है तो पर्ण पर 0.2% बोरेक्स विलियन का छिड़काव करना चाहिए। तो ये विलियन प्रारूप में छिड़काव किया जाता है पर्ण के सतह पर, जिसके कारण पर्ण रंध्र के माध्यम से उस बोरेक्स से बोरेन का अवशोषण इजी वे से कर सकता है। फलस्वरूप मृदा में कमी होते हुए भी पादप में बोरॉन की कमी नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया है बोरॉन के बारे में कि अवशोषण कैसा होता है, रोग कैसा होता है। एग्जाम्स के अंदर बोरॉन से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछा ये जाता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, अब इसके ऊपर कमेंट लिखना होता है। तो 4 से 5 लाइनों का एक कमेंट लिखा जाता है। अथवा बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएंगे कि बोरॉन का अवशोषण पादपों में किस प्रकार से होते हैं, इनके कार्य और इसकी कमी से उत्पन्न लक्षणों को लिखते हुए रोगों के बारे में विवेचना कीजिए। तो हम इसको इस प्रकार से इसको आसानी से लिख सकते हैं। बोर्ड पर देखिए आपको जो दिख रहे हैं इसके माध्यम से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। हम अगली वीडियो में मोलिब्डेनम तत्व के बारे में विवेचना करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।